नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप एकदम मस्त होंगे और अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे एईडीओ की। तो बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम आपका आने वाला है जनवरी में, आप सभी को पता है। तो उसके अगर देखा जाए तो हम लोग जो है हिंदी भाषा का यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, लैंग्वेज के पार्ट का। यानी कि पार्ट फर्स्ट में जो आपका दो चीज़ें आती हैं, आपका जो फर्स्ट पेपर होता है, एक इंग्लिश आता है और एक हिंदी आता है। तो हिंदी अगर देखा जाए तो 70 नंबर की आती है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, 70 नंबर और 70 क्वेश्चंस। ठीक है, 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है, इसको देखते हुए हमें चलना है। तो हर दिन की तरह आज भी हम लोग करने वाले हैं कितने क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन करने वाले हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे। ठीक है, इसमें मुझे कहना नहीं पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और फटाफट इसका आंसर करेंगे। वीडियो को शेयर करते रहेंगे अपने हिसाब से ताकि सभी तक ये क्लास पहुंच पाए। पहला क्वेश्चन है, उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद है। हमने हर दिन की तरह आज भी बता दे रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन संधि विच्छेद से आते ही हैं। इनकी आपको तैयारी हर हाल में करनी ही है और ये जितना जल्दी आप लोग सीख जाएंगे उतना जल्दी आपके लिए बेहतर होगा। उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पर पूछा है, क्या होता है। उल धन लंघन होता है, उत धन लंघन होता है या फिर उ प्लस लंघन होता है। क्या होता है इसका राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। तो उल्लंघन की बात कर ले तो इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, तो इसमें व्यंजन संधि है। और इस तरह अगर देखा जाए तो इसका जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, उत धन लंघन होता है। क्या होता है, उत धन लंघन होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 का सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, मात्रानंद का संधि विच्छेद होगा। तो मात्रानंद का आपको संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा। मात्रधन आनंद होगा, मात्राधन आनंद होगा या फिर मात्रधन आनंद होगा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आप सभी को करना है। तो इसकी बात कर लें तो ये किस संधि का उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण है। ठीक है, संधि का नाम कभी कभी आ सकता है तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये यण संधि का उदाहरण है। और इसकी अगर बात कर लें तो इसमें कौन सा संधि विच्छेद सही होगा, तो मात्रधन आनंद होगा। क्या होगा, मात्रधन आनंद, मात्रानंद होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33, आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है, यदि आ या आ के बाद, ठीक है, ई या ई के बाद आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं या स्वर संधि कहलाती। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर करिएगा। बताएंगे इसमें क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा या फिर गुण स्वर संधि बनेगा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यदि आ या फिर आ के पश्चात ई या फिर ई, उ या फिर उ और रीढ़ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या बन जाते हैं, ए, ओ और अर हो जाते हैं। और ये किस संधि के अंतर्गत आता है, ये गुण संधि के अंतर्गत आता है। किसके अंदर, गुण संधि के अंतर्गत आता है। जैसे देवधन इंद्र मिलके देवेंद्र हो जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, देवधन इंद्र मिलके देवेंद्र हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। तो जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है, वो ये आपको बताना है। जिजीविषा होता है, जिज्ञासु होता है, जिज्ञासा होता है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। तो फटाफट इसका आंसर करते रहेंगे बिना किसी देरी के और जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका टाइम भी बच सके एग्जाम हॉल में। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करना है। तो जानने की इच्छा रखने वालों को क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का, जिज्ञासु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिज्ञासु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब बनेगा। क्या बनेगा, 20 का सही जवाब बन जाएगा जिज्ञासु। जबकि जिजीविषा का आशय क्या होता है, जीने की इच्छा होता है। जिजीविषा का मतलब क्या होता है, जीने की इच्छा। और जिज्ञासा क्या होती है, जानने की इच्छा होती है। और जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है, जिज्ञासु होता है। तो तीनों में अंतर है, इसको भी देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कृति का अर्थ रचना होता है। ठीक है, कृति का अर्थ रचना होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द, ये जो कृति दिया है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इस कृति का मतलब रचना होता है, लेकिन इस कृति का मतलब क्या होता है, रचनाकार होता है, कपटी होता है या फिर वानर होता है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो कृति का मतलब रचना होता है। ठीक है, इस वाली कृति का मतलब रचना होता है और इस वाली कृति का मतलब होता है रचनाकार। क्या होता है, रचनाकार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 36, अली
और अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा बताएंगे। कंधा, हिस्सा, भौरा, सखी, दमन और दामन। बताइए। तो इसकी बात कर ले तो अली और अली, तो अली का मतलब होता है भौरा, इस वाले अली का मतलब होता है भौरा, और इस अली का मतलब होता है सखी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा, भौरा और सखी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। और हिस्सा और कंधा ये होता है अंश और अंश का। ठीक है, ये कंधा जो होता है वो किसका होता है, अंश का होता है, ये वाला जो अंश होता है, और जो हिस्सा आपका होता है तो ये वाला अंश होता है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चंचरीक शब्द का अर्थ यहाँ पर पूछा गया है। चंचरीक शब्द का अर्थ है, तो क्या होता है, भौरा होता है, तितली होता है, कोयल होता है, क्या होता है चंचरीक शब्द का अर्थ बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चंचरीक शब्द की बात कर लें तो चंचरीक शब्द का अर्थ होता है भौरा। क्या होता है, भौरा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है ये आपको बताना है। अभिमान, अर्क, अधिक, क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आप सभी को करना है। तो यहाँ पर अगर बात कर ले, अभिमान का मतलब अभिमान ही होता है, और अधिक भी आपका नहीं होता है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं आपके। अर्क का मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अर्क एक अनेकार्थक शब्द है। कैसे, अर्क का मतलब सूर्य भी होता है, क्या होता है, सूर्य भी होता है, रस भी होता है इसका मतलब, और काढ़ा भी होता है, इंद्र भी होता है। इसके अलावा तो बहुत सारे अर्थ होते हैं अर्क के, तो ये एक अनेकार्थक शब्द है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। क्वेश्चन कह रहा है विप्र शब्द का समानार्थी है, यानी कि विप्र शब्द का समानार्थी आपको बताना है। क्या होता है, सहचर होता है, विधाता होता है, ब्राह्मण, या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। विप्र, तो विप्र की बात कर लें तो इसका जो पर्यायवाची कह लीजिए, समानार्थी कह लीजिए, द्विज, द्विज भी होता है, पुरोहित होता है, ब्राह्मण होता है। ठीक है, क्या होता है, ब्राह्मण। तो ऑप्शन में आपके क्या दिया गया है, ब्राह्मण दिया गया है, तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ब्राह्मण इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 40, इसका आंसर आप सभी को बताना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो समुद्र के पर्यायवाची शब्द, समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे दोबारा। निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है वो बताने। जलधि, जलधाम, जलनिधि, क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्या बनेगा फटाफट से बता देंगे। तो अगर बात कर लें जलधि की, तो जलधि क्या होता है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है बिल्कुल। जलधाम भी होता है, जलनिधि भी होता है, तो तीनों यहाँ पर अगर देखा जाए तो समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 41। तो गले में थोड़ा सा खराबी है, थोड़ी वॉइस को आप लोग मैनेज कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है संताप, अमर्ष, वैमनस्य, क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर करना है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है, तो क्रोध शब्द के पर्यायवाची की बात करना है यहाँ पर। राइट आंसर इसका क्या बनेगा। तो क्रोध की पर्यायवाची की बात कर लें तो क्रोध का पर्यायवाची क्या होता है, अमर्ष होता है। क्या होता है, अमर्ष होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा। वैमनस्य किसका होता है, ये शत्रुता का होता है। किसका होता है, शत्रुता का होता है। और संताप किसका होता है, तो ये दुख का होता है। किसका होता है, तो ये होता है दुख का। तो बाकी का भी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है। सुलभ शब्द का विलोम है, तो सुलभ शब्द का आपको विलोम बताना है यहाँ पर। क्या होता है सुलभ शब्द का विलोम, अलभ्य होता है, दुष्प्राप्य होता है, या फिर दुर्लभ होता है। तो सुलभ का विलोम क्या होता है, सुलभ का विलोम होता है दुर्लभ, बिल्कुल। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43। क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द
शुक्ल का विलोम है? शुक्ल का विलोम आपके ऑप्शंस हैं काला, कृष्ण या फिर असित। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर? काला, कृष्ण या फिर असित, शुक्ल का विलोम। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। तो शुक्ल के विलोम की बात कर ले तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आप लोगों ने सुना होगा, तो उसी से आप याद रख सकते हैं। शुक्ल का विलोम क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मित व्यय का विलोम आपको बताना है। क्या बताना है? मित व्यय का विलोम। तो मित व्यय का क्या हो जाएगा? एक मिनट। तो मित व्यय का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपव्यय हो जाएगा या फिर अल्प व्यय हो जाएगा या फिर कृपण हो जाएगा? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। तो मित व्यय की बात कर लें तो इसका विलोम क्या होता है? अपव्यय। क्या होता है? अपव्यय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? सॉरी, अपव्यय, अपव्यय इसमें है ऑप्शन नंबर ए में, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है। अर्चना में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना है अर्चना में कौन सा प्रत्यय है? अन, अना या फिर अग। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताएंगे। तो ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है आपका। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी दोनों प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे लिंक भी मिल जाएगा या फिर डायरेक्ट चैनल पर जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, यूथ कॉम्पिटिशन्स की बुक से लिए गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का लेवल है वहाँ पर, आप लोग तैयारी के लिए देख सकते हैं दोनों प्रैक्टिस सेशन। तो अर्चना में कौन सा प्रत्यय यहाँ पर बताना है। तो अर्चना की बात कर लें, यहाँ पर अन होगा कि अना होगा कि अक होगा बताएंगे। तो यहाँ पर अक तो किसी भी हालत में नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? अना हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय? अना प्रत्यय हो जाएगा, अर्चना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 46। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो प्रत्युत्पन्न में कौन सा यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा? प्रा हो जाएगा, प्रति हो जाएगा या फिर प्रत्यु हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो प्रति उत्पन्न की बात कर लें तो इसका जो उपसर्ग होता है वो क्या होता है? प्रतिधन उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब बनेगा, प्रतिधन उत्पन्न, प्रति उत्पन्न। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 47। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 47 आपका आपके सामने। कह रहा है कि अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है। आ है, अति है या फिर अंत है? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो अत्यंत में भी अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? अति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी उपसर्ग यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 48 है। आपको बताना है यहाँ पर दिए गए शब्दों में से एक शब्द कैसा है? तत्सम शब्द है, और उस तत्सम शब्द की पहचान हमें करनी है। बताएंगे राइट आंसर क्या बनेगा। राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा बताएंगे। तो अर्ध हो जाएगा, दिवस हो जाएगा या फिर कुआं हो जाएगा? कौन सा शब्द यहाँ पर तत्सम है ये आपको बताना है। तो तत्सम शब्द की बात कर ले यहाँ पर, तो दिवस कैसा शब्द है? दिवस एक तत्सम शब्द है ना। इसके अलावा अगर बात कर ले अर्ध की, तो अर्ध भी कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। तो 2 यहाँ पर अगर देखा जाए तत्सम शब्द हैं, और चंद्रबिंदु वाला आप सभी को पता है तद्भव होते हैं, तो ये वाला होगा नहीं। ए और बी दोनों ही, इसलिए क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। कुआं की बात कर ले तो कुआं एक तद्भव शब्द होता है, और इसका जो तत्सम होता है वो क्या होता है? कूप होता है। क्या होता है? कूप होता है। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 49। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द क्या है? देशज है। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा बताएंगे। गोबर, घोड़ा या फिर कटोरा? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो देशज हमने पिछली क्लास में भी बताया था, जो आम भाषा के शब्द होते हैं, देसी भाषा के शब्द होते हैं, वही देशज होते हैं जो आम बोलचाल में प्रयुक्त होते हैं। तो गोबर, घोड़ा, कटोरा, कौन सा शब्द देशज है? बिल्कुल सही जवाब है। जो कटोरा होता है वो कैसा शब्द है?
ये एक देशज शब्द है। कटोरा कैसा शब्द है? एक देशज शब्द है। बाकी का अगर देखा जाए गोबर और घोड़ा, ये सभी कैसे? तो ये तद्भव शब्द हैं। कैसे हैं? तो ये सभी तद्भव शब्द हैं, तो ये होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा देखा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? तो अंगोछा बताना है किसका तद्भव शब्द है। अंग प्रोच्छा का है, अंगरखा का है, या फिर अंत्र का है? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अंगोछा की बात कर लें तो ये किसका तद्भव होता है? ये होता है अंग प्रोच्छा का। तो इसका तत्सम पूछेगा तो तत्सम होता है अंग प्रोच्छा और तद्भव होता है अंगोछा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बन जाएगा। सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द की बात करना है यहाँ पर, कौन सा है? पीला, जलज, पर। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। कौन सा योग रूढ़ शब्द है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो योग रूढ़ की बात कर लें तो कैसा है? जलज। जलज कैसा शब्द है? योग रूढ़ है, क्योंकि जलज का मतलब क्या होता है? जल में उत्पन्न होने वाले, जैसे कमल। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। क्या बनेगा? बी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 52। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या बनेगा। कह रहा है उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक, अपादान कारक, या फिर करण कारक? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो उससे की तुलना आप से की गई है ना। उससे की तुलना किससे की गई है? आप से की गई है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कैसा कारक होगा? उससे में अपादान कारक होगा। कैसा कारक होगा? अपादान कारक, अलगाव के अर्थ में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या बनेगा? राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य आपको छांटना है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या बनेगा बताइए। मोहन खाता है, मोहन खाता है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। कौन सा कर्ता कारक वाला यहाँ पर आपको बताना है क्या है वाक्य है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोहन खाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोहन जो खाता है, यही वाक्य कैसा है? कर्ता कारक वाला है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी सब में अगर देखा जाए तो कर्म कारक है, कर्म प्रधान है यहाँ पर, जैसे रोटी खिलाओ, ठीक है, और शाम को मत आना। तो इनमें सब में अगर देखा जाए कर्म कारक का प्रभाव है, लेकिन पहले वाले वाक्य में क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है। बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है? तो कौन से एक शब्द का मतलब होता है बहुत कम वर्षा? अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि? बताएंगे सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाए? बहुत कम बरसात। तो अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा बरसात, यानी वर्षा का अत्यधिक होना। और वर्षा का बिल्कुल भी ना होना क्या होता है? अनावृष्टि होता है। तो ये दोनों होंगे नहीं। बचा कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, अल्पवृष्टि होता है। क्या होता है? अल्पवृष्टि होता है, बहुत कम बरसात। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है निम्नलिखित में से कर्तवाचिका वाक्य बताइए। तो कर्तवाचिका वाक्य आपको बताना है। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, ठीक है, और पुस्तक पढ़ी जाती है। बाकी का एक ऑप्शन और है, ठीक है, लेकिन आंसर की अगर बात कर ले तो आंसर हमारा यहीं पर मिल जाएगा, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। तो यहाँ पर कर्ता का प्रभाव है, तो आप तुलसीदास द्वारा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। कर्तवाच्य का जो उदाहरण है यही है। इसके अलावा ऑप्शंस हम दिखा सकते हैं, ठीक है, ऑप्शंस भी देख लीजिए। जैसे आज टहलने चला जाए, तो इसमें जैसे देखा जाएगा तो यहाँ पर आपका कर्तवाच्य नहीं होगा, कर्मवाच्य के उदाहरण होंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 56। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन है निम्न में कौन सा वाक्य भूतकाल का है? तो भूतकाल का कौन सा वाक्य हो जाएगा ये आपको बताना है। यदि वह जाता तो मैं भी जाता,
मोहिनी खाती होगी, उसने खाया है, या एक से अधिक कोई नहीं। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। तो यदि वह जाता तो मैं भी जाता, तो यहाँ पर हेतु हेतु मद वाला सीन है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूतकाल जो है वो पहला वाक्य ही है, यदि वह जाता तो मैं भी जाता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें एक शब्द एक वचन है, तो कौन सा शब्द एक वचन है ये आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर करना है आप सभी को। तो संतति हो जाएगा, प्राण हो जाएगा, या दर्शकगण, किस शब्द को एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो संतति जो शब्द है इसी को केवल एक वचन के रूप में प्रयोग करते हैं, बाकी प्राण हो गया, दर्शकगण हो गया, ये बहुवचन के रूप में आते हैं, है ना। प्राण किस में आता है, बहुवचन में आता है, और दर्शकगण भी बहुवचन में आते हैं। सिर्फ संतति ही ऐसा शब्द है जो एक वचन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 58, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है वो आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा। बनावट, छाता, सूर्य, क्या बनेगा इसका राइट आंसर। कौन सा यहाँ पर पुल्लिंग नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात कर लें तो जैसे छाता है तो छाता खुलता है, छाता खुलती तो नहीं है, तो ये तो पुल्लिंग होगा, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। सूर्य निकलता है तो ये भी पुल्लिंग ही है, लेकिन बनावट कैसी होती है, अच्छी होती है। बनावट कैसी होती है, अच्छी होती है, तो ये कैसा शब्द है, ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, यही एक पुल्लिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है। तो दिए गए ऑप्शंस में से बताना है कौन सा एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है, जैसे प्रतिपल, सांझ, सवेरे, कुछ न कुछ। बताएंगे सही जवाब इसका क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर आप सभी को बताना है। किसमें अगर देखा जाए संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है, तो संयुक्त क्रिया विशेषण होता क्या है, तो जो शब्द संयुक्त क्रिया की विशेषता बताते हैं वही क्या होते हैं, संयुक्त क्रिया विशेषण होते हैं। तो जैसे प्रतिपल, ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिपल में क्या है, संयुक्त क्रिया विशेषण है। सांझ, सवेरे, इसमें भी अगर देखा जाए तो आपका संयुक्त क्रिया विशेषण, और कुछ ना कुछ में भी देखा जाए तो संयुक्त क्रिया विशेषण है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो कोई भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 60 कह रहा है निम्न में अव्यय है, तो अव्यय की पहचान करना है, कौन सा दिए गए ऑप्शंस में से आपका अव्यय है। भारत, श्याम, आह, क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो आसानी से पहचान सकते हैं, जैसे भारत है, श्याम है, ये सभी संज्ञा शब्द हैं, लेकिन आह की बात करें तो ये कैसा शब्द है, ये एक अव्यय शब्द है। ठीक है, कैसा शब्द है, ये एक अव्यय शब्द है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 61, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है, बताएंगे। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेंगे, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है, बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया, या नामबोधक क्रिया, या पूर्वकालिक क्रिया, क्या बनेगा इसका राइट आंसर, तो बताएंगे। बिल्कुल सही जवाब है, क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। तब पहली क्रिया क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 62, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, आपको बताना है निम्नलिखित में से किस वाक्य में कौन सी क्रिया है सकर्मक। तो राम दौड़ा, मैं रुक गया, उसने कार बेच दी। तो कर्म किसमें है यहाँ पर, तो उसने क्या बेच दी, कार बेच दी। ठीक है, क्या बेच दी, कार बेच दी, तो इसी में देखा जाए तो ये कर्म है, बाकी राम दौड़ा क्या दौड़ा पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कर्म नहीं होगा, यही अगर देखा जाए बाकी दोनों अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, यही एक सकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। ऐसा कल भी क्वेश्चन आया था एक, आप सभी जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा। तो मीठा यहाँ पर बताना है किस कोटि का विशेषण है, परिमाणवाचक है, गुणवाचक है, या व्यक्तिवाचक है। तो मीठा क्या दर्शा रहा है यहाँ पर, तो मीठा जो है
अमरूद का गुण दर्शा रहा है कि वो अमरूद कैसा है, मीठा है। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 64। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख करना है। तो आइए देखते हैं कौन से शब्द यहाँ पर विशेषण नहीं है। तो आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शंस कह रहा है सज्जन, दुर्जन, सुकुमार। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। कौन से शब्द में विशेषण नहीं है वो बताना है। तो बात कर लें अगर सज्जन की, तो ये भी अगर देखा जाए तो विशेषण शब्द है, दुर्जन भी है और सुकुमार भी, तीनों ही विशेषण शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ई इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 65। कोई आ रहा है, ठीक है, कोई आ रहा है। इसमें जो है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, ये आपको बताना है कि जो ये कोई शब्द है वो कैसा सर्वनाम है, या फिर कह लीजिए सर्वनाम का कौन सा भेद यहाँ पर प्रयोग किया गया, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो कोई आ रहा है, कोई निश्चित नहीं है कौन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ या कोई। तो यहाँ पर क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्लियर है। चलें अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 66 है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो। बताएंगे किस वाक्य में सर्वनाम प्रयोग हुआ है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो बात कर लें यहाँ पर, जैसे आज बरसात होगी तो इसमें सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, वाक्य में जो मैं शब्द है वो क्या है, सर्वनाम है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 67। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। ममता, समता, कटुता। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। तो ममता की बात कर ली तो ये तो भाववाचक है, समता समानता का भाव है, कटुता कटुता का भाव है, तो तीनों ही भाववाचक संज्ञा है। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा। क्लियर है। सारे क्वेश्चंस के आंसर करते रहिए और बाद में अपने आप जोड़ सकते हैं कि 70 में से कितने हमारे आ रहे हैं। उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी का अंदाजा खुद ही हो जाएगा कि आप कितना तैयार हैं एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 68 है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन आ गया। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। यहाँ पर दैदीप्यमान कैसे लिखते हैं, कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो दैदीप्यमान की बात कर लें तो यहाँ पर कौन सा सही है बताइए। तो दैदीप्यमान अगर देखा जाए तो कोई भी यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, कोई भी यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि इसकी जो शुद्ध वर्तनी होती है वो क्या होता है, देदीप्यमान होता है। क्या होता है, देदीप्यमान होता है। तो ऐसे लिखा जाएगा, देदीप्यमान। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा। क्या बनेगा, ई इसका राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है, एक की वर्तनी शुद्ध है। तो किसकी वर्तनी शुद्ध है, दिए गए ऑप्शंस में से राजमहल, कोमलांगिनी या फिर अक्षौहिणी। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो राजमहल होता है, राज्य महल नहीं होता है। क्या होता है, राजमहल होता है। कैसा महल, तो राजमहल। तो यहाँ पर ये वाला तो हमारा कैसा है, गलत है। और कोमलांगिनी, तो कोमलांगिनी शब्द नहीं होता है, कोमलांगी होता है। क्या होता है, कोमलांगी होता है। तो ये वाला भी हमारा गलत हो गया है ना। तो बचा कौन सा, बचा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अक्षौहिणी। ये एक शुद्ध शब्द है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 71 और यहाँ पर बताना है, लेन देन, विरह, मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा।
तो कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा? तो यहाँ पर आपको विराम चिन्ह नजर आ रहे होंगे, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसकी बात कर ले, लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन, ये सब युग्मों के बीच कौन सा होगा? योजक चिन्ह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 72 आपके सामने है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहे निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो पार्श्विक ध्वनि आपको बताना है कौन सी है, ड़ा, ला या फिर रा। क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। तो पार्श्विक ध्वनि की पहचान आपको करनी है। तो जिन ध्वनियों का उच्चारण में जिह्वा का जो अग्रभाग है वो वक्ष को स्पर्श करता है, या फिर कह लीजिए श्वास जिह्वा के दोनों पार्श्वों से निकलती है, उसे पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में एक कौन सा अक्षर होता है? ला होता है। क्या होता है? ला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड दंत नहीं है? कौन सा वर्ड कैसा नहीं है? दंत नहीं है। ता, दा, ला। तो अभी आपने पढ़ा यहाँ पर, जैसे इनमें देखा जाए तो ता भी दंत नहीं है, दा भी, ला भी, सॉरी ये हैं ता, था, दा, धा, ना और ला और सा, ये सभी कैसे होते हैं? दंत वर्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि सभी यहाँ पर दंत वर्ड हैं और यहाँ पर पूछा है दंत वर्ड कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वरों की संख्या पूछा है, कितनी होती है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11, 13 या फिर 9। तो इसको आप सभी लोगों ने पढ़ा है। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो ए इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है मैला आंचल किस विधा की रचना है? तो मैला आंचल क्या है? नाटक है, संस्मरण है, उपन्यास है? क्या है मैला आंचल? तो फणीश्वर नाथ रेणु इसके लेखक हैं, आप सभी को पता है। और ये बहुत ही प्रसिद्ध क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है मैला आंचल। और किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का। तो 2 क्वेश्चन इससे तैयार हो गए। एक तो मैला आंचल के राइटर कौन है और ये किस विधा की रचना है, ये भी तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 76 कह रहे हैं हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक बताना है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। तो हिंदी साहित्य की भूमिका की बात कर लें तो ये किसकी रचना है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने चौराहे, इनकी एक बहुत ही फेमस कृति है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित में ज्ञान मार्गी शाखा का कवि कौन है? ये आपको बताना है। निम्नलिखित में ज्ञान मार्गी शाखा का कवि कौन है? बताएंगे। तुलसीदास, सूरदास या फिर कबीरदास? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएंगे। तो जो ज्ञान मार्गी शाखा है उसके जो कवि थे वो कौन थे? कबीरदास जी थे। कौन थे? कबीरदास जी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो सूरदास हैं वो कृष्ण भक्ति के यहाँ पर समर्थक थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 78 जो जायसी हैं वो किस विचारधारा के कवि हैं? प्रेम मार्गी भक्ति धारा के या फिर कर्म मार्गी या फिर ज्ञान मार्गी धारा के? मलिक मोहम्मद जायसी जो कि निर्गुण भक्ति धारा, और निर्गुण में कौन सी? प्रेम मार्गी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि कौन माने जाते हैं? बताना है आपको। कह रहा है जयशंकर प्रसाद, अमीर खुसरो या फिर मैथिली शरण गुप्त? क्या बनेगा इसका राइट आंसर? बताएंगे। तो खड़ी बोली के जो सर्वप्रथम जो समर्थक हैं या फिर कह लीजिए जो सर्वप्रथम कवि हैं वो कौन थे? वो थे आपके अमीर खुसरो, जिन्हें तोताई हिंद भी बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
आगे जो आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं वो गद्यांश पे बेस हैं, तो गद्यांश को पढ़ना है पहले। तो यहीं से शुरू होता है, जैसे ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। तो सुनी सुनाई लाइंस आपको लग रही होंगी। चलिए पूरा गद्यांश देखते हैं क्या है। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं ताकि पूरी स्क्रीन पे आ सके और आपको दिखाई भी दे सके। तो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाला मिले कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं, या भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते हैं तो आज उनका स्थान कहाँ होता। तो ये गद्यांश है, ठीक है। आप पाउस करके भी अपने हिसाब से जितनी भी स्पीड आपको रखना उस हिसाब से पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, तभी आप इसका अच्छे से आंसर भी कर पाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ईर्ष्या का काम क्या है? तो ईर्ष्या का काम अभी आपने पढ़ा स्टार्टिंग में ही, तो अगर इसको पढ़ेंगे तो ईर्ष्या का जो काम होता है वो क्या होता है? रुलाना होता है। क्या होता है? रुलाना होता है। पहली ही पंक्ति में दिया है ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती जिसके हृदय में, सॉरी यहाँ पर ईर्ष्या का काम रुलाना नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? जलाना। यहाँ पर जलाना होगा क्योंकि ईर्ष्या का काम क्या है? जलाना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 81, उसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? तो गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का अर्थ आपको बताना है। लक्ष्य होता है, इच्छा होती या आदर्श होता है। ध्येय का अर्थ, तो ध्येय शब्द का अर्थ क्या होता है? लक्ष्य होता है ना? क्या होता है? लक्ष्य होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या प्रशंसा की गई है या खिल्ली उड़ाई गई है या स्तुति की गई है? क्या किया गया है बताएंगे। तो ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई है? खिल्ली उड़ाई गई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भावयुक्त शब्द अनुवाद कीजिए। तो भावयुक्त शब्द को अनुवाद करना है। आई वॉज ओवरजॉयड। आई वॉज ओवरजॉयड, इसका आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी में। मैं उल्लसित था, मैं खुशी से ऊपर था, मेरा दिल बाग बाग हो गया। तो आई वॉज ओवरजॉयड। तो ओवरजॉयड का मतलब क्या होता है? जो है एक तरीके का मुहावरा है कि मेरा दिल कैसा हो गया? बाग बाग हो गया। तो ओवरजॉयड, आई वॉज ओवरजॉयड का मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेरा दिल बाग बाग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 84 है। कार्यालयी आदेश सदैव प्रेषित होता है। तो कार्यालयी जो आदेश होता है वो कैसे प्रेषित होता है? कनिष्ठ से वरिष्ठ को होता है या वरिष्ठ से कनिष्ठ को होता है या दोनों ओर से होता है? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। तो आदेश सदैव कैसा होता है? ऊपर से नीचे की ओर, बड़े से छोटे की ओर, यानी कि पहले वरिष्ठ जो है वो किसको भेजता है? कनिष्ठ को भेजता है। वरिष्ठ किसको भेजेगा? आदेश देगा कनिष्ठ को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 85। का बरखा जब कृषि सुखाने, है ना, ये क्वेश्चन आपका है। का वर्षा कह लीजिए या फिर का बरखा जब कृषि सुखाने, तो इसका मतलब क्या होता है? समय पर कोई काम ना हो या फिर समय को व्यर्थ गंवा दिया जाता हो, समय का लाभ ना उठाता हो। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? जब कोई कार्य उचित समय पर ना हो। जब कोई कार्य क्या हो? उचित समय पर ना हो, यानी कि समय पर कोई काम ना हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 86 है। आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है।
आंख का अंधा है लेकिन गांठ का पूरा है, अंधा परंतु विवेकशील होना, मूर्ख धनी, अंधे के पास धन होना, या एक से अधिक। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो आंख का अंधा लेकिन गांठ का पूरा क्या होता है, मूर्ख धनी, यानी कि मूर्ख किंतु धनी होना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 87, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका अर्थ क्या होगा। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका अर्थ आपको बताना है क्या होता है। स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, विपत्ति में पड़े बिना, यहाँ पर होना चाहिए पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका मतलब होता है कि स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, दूसरे के प्रयास से कुछ नहीं होगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, कह रहा है दुल्हन अंगिया काहे न धोआई, इस पंक्ति में कौन से अलंकार है, कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुल्हन अंगिया काहे न धोआई। तो वक्रोक्ति है, श्लेष है, या फिर रूपक अतिशयोक्ति है। राइट आंसर क्या बनेगा बताएंगे। तो जहां केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध कराया जाए वहां क्या होता है, रूपाक्तिशयोक्ति होता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, रूपाक्तिशयोक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 89, दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द है। तो इस पंक्ति में वाचक शब्द की पहचान करना है, वाचक शब्द कौन सा है यहाँ पर। तो दीप सा मन जल चुका है, यानी कि उपमा अलंकार का ये एक तरीके से उदाहरण है ना। और इसमें किसके जैसा मन जल चुका है, तो दीप जैसा। तो दीप सा, तो जो सा शब्द है वो क्या है, वाचक शब्द है। क्लियर है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 90 है, सारंग ले सारंग चली कई सारंग की चोट, और सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। तो यहाँ पर आपको अलंकार बताना है कौन सा है। ठीक है। तो सारंग शब्द की आप सभी को पता है पुनरावृत्ति हुई है, कई बार सारंग शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है ना। और सबके जो अर्थ हैं वो कैसे हैं, सबके अर्थ अलग अलग हैं यहाँ पर। तो जब एक ही शब्द की आवृत्ति कई बार हो और उसके जो अर्थ हैं वो अलग हो, समझ गए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर यमक अलंकार होगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 91, अनुप्रास अलंकार क्या है। तो अनुप्रास अलंकार की एक तरीके से छोटी सी परिभाषा आपको बतानी है। व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक भी बार ना हो, या फिर प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन करना। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, तो आप सभी को पता है अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, चार चंदू की चंचल क्रीड़े जैसे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 92, छप्प किस प्रकार का छंद है। तो छप्प से रिलेटेड क्वेश्चन कल भी हमने कराया था, आज भी छप्प से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो छप्प की बात कर ले तो ये किस प्रकार का छंद होता है, तो ये एक होता है आपका विषम मात्रिक छंद। कैसा होता है, विषम मात्रिक छंद होता है। और इसकी अगर बात कर ले तो इसमें 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं, 6 चरण होते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 93, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है। करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है ये आपको बताना है। रति होता है, शोक होता है, या निर्वेद होता है। तो करुण रस का क्या होता है, शोक होता है। क्या होता है, शोक होता है, बिल्कुल सही जवाब है। निर्वेद किसका होता है बताएंगे। निर्वेद किसका होता है, तो निर्वेद होता है शांत रस का। किसका होता है, शांत रस का होता है। और रति आपका श्रृंगार रस का होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 94, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है आप सभी को।
हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, या फिर उपर्युक्त में से अधिक, या फिर कोई नहीं। क्या बनेगा इसका सही जवाब? इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए दिए गए विकल्पों में जैसे सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, और वाक्य व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों तो शुद्ध है ना, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, तो हर एक खिलाड़ी मैदान में यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहुंच गए नहीं होगा। हर एक के साथ क्या है? एक वचन क्रिया की जो क्रिया है गया, वो प्रयुक्त होना चाहिए। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, नहीं हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए नहीं, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। गए की जगह क्या होना चाहिए था? गया होना चाहिए था। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको पहचानना है मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य कौन सा है बताएंगे। रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। उसने मान लिया कि दोष उसका है। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा यहाँ पर मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य की पहचान आपको करना है, बताएंगे। तो मिश्र वाक्य इसमें कौन सा है? तो बिल्कुल उसने मान लिया कि दोष उसका है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य होता है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो जैसे उसने मान लिया, एक हो गया कि दोष उसका है, तो यहाँ पर दूसरा वाक्य हो गया, तो उसी के अधीन दूसरा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित करना है आपको। कौन सा वाक्य है? उसने कहा कि मैं विदेशी हूँ, इसको एक सरल वाक्य में कैसे लिखेंगे? तो दिए हुए वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं है। उसने अपने आप को विदेशी बताया, उसने अपने आप को विदेशी बनाया, या फिर एक से अधिक। क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर करना है। क्लियर है? तो आपको सरल वाक्य में कैसे लिखना है। तो क्या बोलेंगे कि उसने अपने आप को क्या बताया? विदेशी बताया। उसने अपने आप को क्या बताया? विदेशी बताया। यही एक सरल वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंकर पत्थर में प्रयुक्त समास। तो समास से क्वेश्चन आ गए हैं, थोड़ा कर लेते हैं उनको भी। तो कंकर पत्थर में प्रयुक्त समास कौन सा है बताएंगे। अव्ययी भाव है, द्वंद्व है, या तत्पुरुष है? कैसा समास है बताएंगे। तो यहाँ पर जैसे क्या होता है? नदी नाले, देश विदेश, तो इन सब में कैसा होता है समास? द्वंद्व समास होता है। कैसा होता है? द्वंद्व समास होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 98। आपको बताना है राज दरबार में कौन सा समास है। राज दरबार में कौन सा समास है ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, या फिर द्वंद्व है। तो राज दरबार की बात कर ले तो इसमें तत्पुरुष समास होता है, क्योंकि राज दरबार का जो समास विग्रह होगा वो क्या होगा? राजा का दरबार होगा, है ना। क्या हो जाएगा? राजा का दरबार, यानी कि संबंध तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा। यथा संभव में कौन सा समास है? तो यथा संभव में आपको बताना है अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, या तत्पुरुष है। कल भी मैंने इसका एक एग्जाम्पल दिया था और आप सभी को पता भी है। यथा संभव यानी कि जितना संभव है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, आइए देखते हैं टॉप 100 का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं। और आई थिंक ये कल भी क्वेश्चन आया हुआ था। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, आजान बाहु होगा नहीं, बताएंगे। अजात शत्रु या फिर अज्ञात शत्रु, क्या बनेगा? तो बिल्कुल सही है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ वो क्या हो जाएगा? अजात शत्रु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजात शत्रु हो जाएगा। और आजान बाहु किसको बोलते हैं? जिसका जो हाथ होता है वो घुटने तक पहुंचता है, वो होता है आपका आजान बाहु। तो ये थे आज के 70 क्वेश्चन। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हर दिन अपनी प्रैक्टिस को अगर करना है तो जुड़िए हमारे साथ हर दिन। और हिंदी का ये अगर देखा जाए है, आप लोग कमेंट्स करेंगे तो मैं इंग्लिश का भी करा दूंगा, ठीक है।
30 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, वो भी हमें ज़रूरी हैं, क्योंकि सबका अगर देखा जाए यहाँ पे क्वालिफाइंग जो क्वालिफाइंग मार्क है वो ज़रूर लाना है। दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, तो आसान नहीं है कोई भी यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स लाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, इसको फटाफट से शेयर कर देंगे। अभी तक अगर शेयर नहीं किया था, बड़े जो भी आपके ग्रुप हैं जिनमें AEDU की अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स हैं, उनमें आप शेयर कर सकते हैं। क्लियर है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।